गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 28 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो लगातार चर्चा में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है, अभी दिखा भी दूंगा, इसका दौरा किया ताकि इस वर्ष के अंत में 5 से 8 चीतों की रिहाई के लिए अपनी तैयारी का आकलन किया जा सके। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा आप सभी को पता होगा प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। इसने हाल ही में अभी 1 साल भी पूरा किया था 2023 में। इसमें 2 खेप अभी तक हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहली खेप हमारे पास नामीबिया से आई थी जिसमें 8 चीता भारत में आए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमारे पास 12 चीता आए थे, इसमें से कुछ की डेथ भी हो गई है। तो टोटल 2 खेपों में 20 चीते हमारे पास आ चुके थे। अब तीसरी खेप में इसकी 5 से 8 चीते लाने की बात की जा रही है। इसमें पहली खेप जो आई थी या पहली 2 खेप, इनको कहां पर रिइंट्रोड्यूस किया गया था? कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, वहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब इनको मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है। यह यात्रा प्रोजेक्ट चीता की योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अभयारण्यों में चीतों को फिर से लाना है। इस बार इनका मुख्य फोकस आपका ब्रीडिंग यानी प्रजनन और अनुकूल मौसम परिस्थितियों पर है, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी मैटर करती हैं। इससे लगातार बाघों का चीतों का कुनबा भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और दिक्कत क्या है? देखिए, चीतों के साथ आपको पता होगा चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, तो काफी तेज ये भागते हैं। तो इनको थोड़ा सा खुला मैदान या ग्रासलैंड जैसे एरिया या घास के मैदान चाहिए होते हैं अपना शिकार करने के लिए। दूसरा, प्रे बेस या शिकारों का बेस अच्छा होना चाहिए, मतलब खाने पीने के लिए इनका काफी ज्यादा शिकार होने चाहिए। तो ऐसी जगह की खोज ज्यादातर की जाती है। अगर आप देखेंगे मैप, ये मध्य प्रदेश का मैप है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है। अभी पहले चरण में कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर 20 चीते रीइंट्रोड्यूस किए गए थे। अब जो बात की जा रही है वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जा रही है जो राजस्थान से बॉर्डर करता है। कि इस बार अगर इन्हें अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर मिलेंगी तो 5 से 8 चीते साउथ अफ्रीका से यहाँ पर भी लाए जाएंगे। तो इस वजह से ये चर्चा में याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, कुछ और वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है। कल हमने बात की थी कलेसर। ठीक है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य आपका हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर जो संस्था है उसने कुछ डैमों के निर्माण या बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी थी इस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क भी चर्चा में रहते हैं, जैसे एक तो आपका अटापाका। ठीक है, अटापाका बर्ड सेंचुरी है बहुत फेमस, तो अटापाका बर्ड सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक पापी कोंडा, ठीक है, पापी कोंडा नेशनल पार्क आपका चर्चा में है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर जंगलों में लगी आग के कारण ये चर्चा में था। इसके अलावा एटूर नगरम, ठीक है, एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी तेलंगाना में स्थित है, ये भी लगातार चर्चा में थी। इसके अलावा एक तमिलनाडु की है पॉइंट कैलीमर, ठीक है, पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका रामसार साइट भी है, वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, ये आपकी तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? आपने उदबिलाव सुना होगा, तो यूरेशियन उदबिलाव जिसको इंग्लिश में यूरेशियन ऊटर बोला जाता है, उसको पहली बार अभी रेडियो कॉलर किया गया है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुकुर्थी नेशनल पार्क में भी एक रेडियो कॉलर से संबंधित न्यूज है, वो मैं नीचे बताऊंगा नीलगिरी तार के बारे में जब हम पढ़ेंगे। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता है एक मंदिर है यहाँ पर, भोजशाला मंदिर। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिमों का विवाद चल रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर, तो भोजशाला मंदिर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई कर रहा है, वो मध्य प्रदेश के धार जिले में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर हमें यहीं मिलते हैं और नेशनल पार्क की संख्या भी काफी ज्यादा है और टाइगर रिजर्व की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो मैप में देख लेते हैं कौन कौन से मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व,
इसके बाद आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा है। सतपुड़ा की ही जो बात मैं आपको बता रहा था, यूरेशियन उदबिलाव को पहली बार यहाँ पर रेडियो कॉलर किया गया है। इसके साथ पेंच, पेंच जो आपका है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है। इसके बाद बात करें संजय डुबरी, ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए संजय गांधी वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, लेकिन संजय डुबरी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ बस इतने ही है। तो ये आपके टोटल टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आई होप आपको चीजें इससे क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। असम के माजुली द्वीप में, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड या नदी द्वीप कहा जाता है, आर्द्र भूमि के सूखने से स्थानीय पारिस्थितिकी और इसके निवासियों की आजीविका दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश असम के माजुली द्वीप में हो क्या रहा है, जो वेटलैंड्स है वो वहां पर सूख रहे हैं। इसका कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बताया जा रहा है, जिसके कारण माजुली द्वीप पर आने वाला नेचुरल रूप से जो पानी आता था उस पानी में कमी आई है, जहां जिसके कारण यहाँ पर वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां सूख रही हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। माजुली भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक नदी द्वीप है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता दी गई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 352 स्क्वायर किलोमीटर है। 2016 में माजुली भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया था। तो ठीक है, 2016 में ये तब बहुत चर्चा में था। माजुली जो आइलैंड है, यहाँ पर कई सारी जनजातियां भी निवास करती हैं, के बारे में देखेंगे, इसीलिए इसको पहला जिला घोषित कर दिया गया था, जो एक द्वीप पर बना है। यह द्वीप मिशिंग जनजाति, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, मिशिंग जनजाति कहाँ मिलती है, यह हमें असम में मिलती है। इसके द्वारा मनाए जाने वाले अली आय लिगांग उत्सव, इसको याद रखिएगा, इसके लिए जाना जाता है। और यह असमिया नव वैष्णव मठों का एक प्राचीन स्थल भी रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां पर आपका माजुली आइलैंड पड़ता है, जिसको दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। बात करें अगर आर्द्र भूमियों की, तो आपको पता है असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमि या वेटलैंड स्थित है, रामसार साइट स्थित है, जिसका नाम है दीपोर बील। ठीक है, ये असम की एकमात्र, याद रखिएगा, असम की एकमात्र रामसार साइट यही है। ठीक है, दीपोर बील, इसको याद रखिए, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल ही है। बात करें अगर असम के कुछ टाइगर रिजर्व की, वो भी देख लेते हैं, जब हमने मध्य प्रदेश के देखे हैं तो इससे सिर्फ आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। एक है आपका ओरांग, मानस, काजीरंगा, नामेरी, ये सारे चार इंपॉर्टेंट आपके असम में स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मानस, ओरांग, काजीरंगा और नामेरी। काजीरंगा और मानस तो आपको पता है, ये वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस या एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। 25 अप्रैल को चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने स्पेसक्राफ्ट शेंझोउ 18 को लॉन्च किया। इसके जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। तो देखिए, तियांगोंग स्पेस स्टेशन एक टी आकार का अंतरिक्ष में बना स्पेस स्टेशन है, जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। चाइना पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा था, लेकिन 2011 में चाइना को इससे बाहर कर दिया गया। इसी के अगेंस्ट में चाइना ने फिर अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर लिया है। तो यहां पर अभी शेंझोउ 18 को भेजा गया है। देखिए, यहां पर 6 महीने 6 मंथ्स कर इस पर क्रू रहते हैं। मतलब ये जो स्पेस स्टेशन है, चाइना यहाँ पर 6-6 महीने में रोटेट करता रहता है। अब इन 3 यात्रियों को भेजा गया है, जो 6 महीने तक वहां पर स्टे करेंगे, और वहां से फिर जो पुराने यात्री हैं उनको वापस धरती पर बुला लिया जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है, चाइना का है। शेंझोउ 18 इसको लॉन्च किया गया, ये किसका है, ये भी चाइना का है। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने क्योकियाओ, ठीक है, क्योकियाओ सैटेलाइट भी एक लॉन्च किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चाइना एक वजह से और चर्चा में है, भारत की जियो इंफ्रोकॉम, जो जियो भारत की मोबाइल कंपनी है, उसने डेटा यूज के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़ दिया है और दुनिया की डेटा यूसेज के मामले में नंबर 1 कंपनी बन गई है। चाइना ने भारत को पीछे किया किसमें, रशिया से आने वाले कच्चे तेल के आयात में। पहले भारत नंबर 1 पर था, लेकिन इस बार भारत ने अपने जो सोर्सेज है उसको डाइवर्सिफाई किया, जिसकी वजह से रशिया से आने वाला तेल हमारे यहाँ कम हो गया। तो इस बार जो टॉप किया है वो चाइना ने किया है, यानी रशिया से सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल या कच्चा तेल इंपोर्ट किया है वो चाइना ने किया है इस साल। ये भी अभी हाल ही में चर्चा में था। आगे चलते हैं। और हाँ, चाइना में अभी एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का आयोजन भी हो रहा है, क्या, तीरंदाजी विश्व कप। आर्चरी का जो वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, वो इसके शंघाई में ही हो रहा है। और अभी इससे पहले चाइनीज ग्रैंड प्री
ठीक है, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, चाइनीज ग्रैंड प्री पिछले हफ्ते संपन्न हुई है, जिसको मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, इसको भी याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को एक राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। देखिए अभी तक टोटल 3 एम्बेसडर इसके बनाए जा चुके हैं। युवराज सिंह से पहले उसेन बोल्ट और उनसे भी पहले क्रिस गेल को भी एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इस बार का जो T20 विश्व कप है वो कहां पर होने वाला है? ये विश्व कप आपका वेस्ट इंडीज और यूएसए यहां पर मिलकर आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य पशु नीलगिरी तहर, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है? नीलगिरी तहर है। इनका 3 दिवसीय समकालिक सर्वेक्षण कर रही है। यहां पर इनका सर्वे चल रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी का अनुमान लगाना है। तो ये एक एंडेंजर्ड स्पेशीज है। एंडेंजर्ड अर्थात ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है नीलगिरी तहर, यानी इनकी संख्या लगातार घट रही है। इसका अनुमान लगाना है, जो कभी अन्नामलाई और नीलगिरी परिदृश्य में या नीलगिरी लैंडस्केप में लगातार घूमती रहती थी। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो ऑब्जर्वर है, इसमें IUCN के रिप्रेजेंटेटिव भी भाग लेंगे। तो IUCN काफी बड़ी संस्था है जो क्या पब्लिश करती है? जो रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। इस रेड डेटा बुक में जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं, जो प्रजातियां संकटग्रस्त होती हैं, उसकी पूरी सूची इसमें मेंटेन की जाती है। बात करें IUCN की, तो IUCN की स्थापना 1948 में की गई है प्रकृति के संरक्षण के लिए। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में मुख्य रूप से नीलगिरी तहर और उसके निवास स्थान की रक्षा के लिए की गई थी। तो जो मैंने आपको बताया था, मैं एक आपको रेडियो कॉलर का और एग्जाम्पल दूंगा। देखिए तमिलनाडु के मुकुर्थी नेशनल पार्क में अभी पहली बार, ठीक है, पहली बार जो नीलगिरी तहर है, इसको बिना बेहोश किए रेडियो कॉलर किया गया है या रेडियो टैग किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है, जो स्पेशली नीलगिरी तहर के कंजर्वेशन के लिए ही एस्टेब्लिश किया गया था। यहां पर अभी तक के इसके इतिहास में पहली बार 1982 से लेकर आज तक बिना बेहोश किए नीलगिरी तहर को रेडियो टैग किया गया है। देखिए क्योंकि बेहोश करने में क्या होता है, उसमें जो आपको डोसेज लगाई जाती है बेहोश करने के लिए, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज करना उसको बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा डोसेज ऊपर नीचे हो जाती है तो जो जानवर है उसको काफी खतरा रहता है। इसलिए ज्यादातर सरकारें चाहती हैं कि इसको अवॉइड किया जाए, और ये इसका पहला इंसिडेंस है। तो दोनों आप याद रखिएगा, उदबिलाव वाला भी और नीलगिरी तहर वाला भी। ये नीलगिरी तहर है, कुछ इस तरीके का लगता है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आपका क्या है? बारासिंगा। बारासिंगा का साइंटिफिक नेम क्या है? रिकर्वस इंडिकस। ठीक है, माफ कीजिए, डुवासैली, इसके लिए माफी चाहूंगा, रिसर्वस डुवासैली। ठीक है, रिसर्वस डुवासैली यहाँ के स्टेट एनिमल का हमारा साइंटिफिक नेम है। उत्तर प्रदेश के स्टेट फ्लावर की बात करें तो क्या है? पलाश। ठीक है, पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। इसको जंगल की आग इसके नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार प्रश्न आ चुका है, या इसको आप इंग्लिश में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के स्टेट बर्ड की बात करें तो क्या है आपका? सारस। और सारस का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रस एंटीगॉन। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस पलाश का तो पूछ ही चुका है एक बार। आगे चलते हैं। त्वचा कैंसर के सबसे घातक रूप मेलानोमा। तो मेलानोमा क्या है? सबसे ड्रास्टिक कंडीशन है, सबसे खराब कंडीशन है स्किन कैंसर की। इसके लिए एक अभूतपूर्व पर्सनलाइज्ड मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, एम मतलब मैसेंजर होता है, और आरएनए वैक्सीन वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। तो देखिए, जब भी कोई वैक्सीन या नई दवाई मार्केट में लॉन्च की जाती है तो उससे पहले अलग अलग समाज के सेक्शंस में, क्योंकि हर दवाई हर इंसान के ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा किसी इंसान के ऊपर, उसके लिए
कंपनी के द्वारा क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो ये तीसरे चरण का या थर्ड फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और हो सकेगा तो ये पर्सनलाइज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हमें बहुत जल्द मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। देखिए पर्सनलाइज मतलब मैंने जो आपको बताया कि हर वैक्सीन या हर दवाई हर इंसान के ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके से या उसके लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन की जाएगी, उसकी बॉडी पर जिस तरीके से रिएक्ट करना होगा। इसका देखिए नाम क्या रखा गया है, mRNA 4157 या फिर V940 इसको बोला जा रहा है। नाम का टीका प्रत्येक रोगी के ट्यूमर के अद्वितीय आनुवांशिक हस्ताक्षर से मेल खाने के लिए बनाया गया है, यानी उसका जो जेनेटिक सिग्नेचर होगा उस पर्टिकुलर इंसान का जिसको कैंसर हुआ है उसको ये ट्रीट करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो अभी वैक्सीन चर्चा में रही है, एक तो आपकी नॉर्मल वैक्सीन है और एक ओरल वैक्सीन है, यानी मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन है। पहली है आपकी मैन 5CV जो कि मेनिंजाइटिस बीमारी मैंने आपको बताया था, जो हमारे ब्रेन के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें अगर सूजन आने लगती है तो इसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। और नाइजीरिया में अभी इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस तरीके की वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो मैन 5CV आप याद रखिएगा। इसके अलावा साउथ कोरिया की एक कंपनी ने अभी कॉलेरा या हैजा इसको ट्रीट करने के लिए यूविचॉल एस, ये अभी ओरल वैक्सीन है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स आपको दी जाती हैं उस तरीके की वैक्सीन है, ये भी चर्चा में रही है। साउथ कोरिया की एक कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। तो दोनों वैक्सीन और ऊपर कैंसर वाली वैक्सीन को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक मलेरिया की वैक्सीन भी चर्चा में रहती है आपकी मॉस्क्विरिस्क, इसका नाम भी आप याद रखिए क्योंकि अभी वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया था। केरल में अदानी समूह के विझिंजम पोर्ट को, ठीक है, तो विझिंजम पोर्ट आपका कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है और अदानी समूह का है। भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए इसको सरकार से मंजूरी मिल गई है। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। देखिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा, दुनिया में जो सबसे ज्यादा कारोबार किया जाता है वो मैरीटाइम रूट से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो मैरीटाइम रूट से जब किया जाता है तो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कंटेनर आते हैं वो सीधे भारत के पोर्ट पर नहीं उतरते। भारत इसके लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का यूज करता है, जो वर्तमान में एक है आपका सिंगापुर में, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जलडमरू मध्य में, दूसरा है श्रीलंका में, ठीक है। इन दोनों ट्रांसशिपमेंट हब्स का या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का यूज करता है। लेकिन अब जब विझिंजम पोर्ट अदानी डेवलप कर लेगा तो भारत की इन देशों के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी और डायरेक्ट जो बड़े बड़े शिप्स हैं भारत के पोर्ट पर आ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी कम करेगा और ग्लोबल ट्रेड में या वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ाएगा। तो विझिंजम पोर्ट केरल में स्थित है। भारत में मैंने आपको बता दिया है टोटल 13 मेजर पोर्ट है, ठीक है, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिसको मेजर पोर्ट्स एक्ट 1963 के तहत मैनेज किया जाता है। ये सारे पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग या जहाजरानी मंत्रालय जो भारत का है उसके अंदर। एकमात्र भारत का पोर्ट जो कॉर्पोरेटाइज्ड है या निगमित पोर्ट है, जिसको निगमित पोर्ट बोला जाता है, वो है आपका एन्नोर पोर्ट, ठीक है। एन्नोर पोर्ट अब इसका नाम नहीं है, अब इसको कामराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत का एकमात्र निगमित पोर्ट यही है। भारत के डीपेस्ट पोर्ट की बात करें, सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करें तो चेन्नई को माना जाता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट से संबंधित फैक्ट्स हो गए। नीचे मैंने सारे पोर्ट लगाए हैं। केरल में विझिंजम बंदरगाह है। केरल का एक और पोर्ट है आपका कोच्चि पोर्ट, ठीक है। और कोच्चि में ही एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अभी और बंदरगाह बहुत भारत का चर्चा में है, वो है पारादीप बंदरगाह, ठीक है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग के मामले में इस बार पारादीप जो कि उड़ीसा का बंदरगाह है, इसने कांडला बंदरगाह को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस बार जो कार्गो हैंडलिंग में इंडिया में रैंक है वो पारादीप की नंबर 1 है और कांडला पोर्ट इससे पीछे चला गया है, जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। तो यही कुछ चर्चा में और हाँ, एक और है, उड़ीसा में अभी अदानी पोर्ट्स लिमिटेड ने गोपालपुर, ठीक है, गोपालपुर जो पोर्ट है ये वैसे शाहपुर जी पलौंजी ग्रुप ऑपरेट करता है, इसमें 90% से ज्यादा हिस्सेदारी अदानी पोर्ट ने खरीद ली है। तो गोपालपुर बंदरगाह आपसे पूछे तो ये भी उड़ीसा का बंदरगाह है। मोस्टली जो ईस्टर्न कोस्ट के बंदरगाह है वो जापान वगैरह को आयरन ओर आपका एक्सपोर्ट करते हैं या आयरन के अयस्क एक्सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि विकसित करने के लिए, क्योंकि देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इस समय जो समुद्री ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कुछ ज्यादा ही हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक से ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा आपका इससे प्रदूषण हो रहा है, और सारे ही लगभग जितने भी हमारे ग्लोबल लेवल पर ओशियंस हैं उसमें इससे प्रदूषण हो रहा है, और जो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं समुद्री जीव जंतु हैं उसको बहुत इससे नुकसान हो रहा है, और पूरे पर्यावरण को ही हम देखें तो इससे काफी नुकसान हो रहा है। उसके लिए एक क्या हम चीजें कर सकते हैं, ये एक मीटिंग करी गई जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल वार्ता समिति या इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी INC4, क्योंकि इसका ये चौथा सत्र था, और कहां पर आयोजित किया गया, कनाडा के ओटावा में आयोजित किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण इस बार वैसे ही चर्चा में है, क्योंकि 22 अप्रैल को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड अर्थ डे, और वर्ल्ड अर्थ डे की इस बार थीम क्या है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, यहां भी देखिए इस बार यानी जो अर्थ डे हमने मनाया था पृथ्वी दिवस, उसमें भी प्लास्टिक्स की जो प्रदूषण है इस पर प्रकाश डाला गया है। तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स ये थीम है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान की दिग्गज क्रिकेटर सना मीर को राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए ऊपर वाले जो थे वो ICC T20 मेन विश्व कप के लिए हैं, ये ICC T20 में जो क्वालिफायर होते हैं कि कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगी, उस कुछ टीम्स डायरेक्ट जाती हैं, कुछ टीम्स को क्वालिफायर के तहत चुना जाता है। तो सना मीर इसके लिए एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो हमें सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो यही आज का करंट अफेयर्स का सेशन था। आज शाम को आपको पूरे हफ्ते का वीकली क्विज का सेशन में लेकर आऊंगा, जिसमें हम 70 से 80 क्वेश्चन पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। दोनों का फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन आप देखिएगा उसमें मैं काफी एडिशनल डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।